सर असेसमेंट में भी हमने डिस्कस किया कि असेसमेंट में इन्होंने क्या किया, सब कुछ चेंज कर दिया। सर 148 वाज चेंज, 149 वाज चेंज, देन 151 चेंज और 148 भी चेंज कर दिया, राइट। अब काइंडली अप्रिशिएट, मैं स्टार्ट करता हूं पहले 148 ए से स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद 148 पे आऊंगा, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर 148 में पहले आपको याद होगा सर, वहां पे सर 4 चीजें थी ए बी सी डी, और वहां पे हमारे पास एक जजमेंट थी 444 ITR 1 आशीष अग्रवाल, फेमस जजमेंट, जिसपे हमने और मैंने, आपने, पंकज ने और पारस ने, हमने काफी सेमिनार्स किए इस पे, और भी बहुत लोगों ने, हर बहुत बहुत सेमिनार हुए हर जगह, अलग अलग जगह पे। अब वहां पे सर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया था कि भैया जो जीके एंड ड्राई शाफ्ट है वो जुडिशियल इश्यूज है। अब सर 444 ITR 1 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, नाउ सर जो 148 ए के तरीके से सर जीकेएन को इन्होंने कोडिफाई कर दिया। जब इन्होंने कोडिफाई कर दिया है तो अब दिक्कत नहीं है, तो गेम अब चेंज हो चुकी है, राइट। एनी अब सर टारगेट क्या है, लेस लिटिगेशन है, टारगेट है कि भैया आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि भाई आपने 2021 में चेंज किया था, आप इस बात से चेंज किया था कि भैया पुराने वाला रिजाइन नहीं है, और तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, तो 3 साल में आपको पता लग गया कि यार ये सेक्शन भी सारे गलत है। पहली बात तो ये है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, राइट, पहली बात। दूसरी बात, अब जो 148A का जो रिजाइम है जो इन्होंने चेंज किया है, पहले लिखा हुआ था ABCD, और ए में क्या लिखा था, यू हैव टू कंडक्ट इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड। अब ये लाइन मिसिंग कर दी सर इन्होंने। हमें लगता है सेक्शन ABCD को 1 2 3 किया है, सिर्फ इन्होंने ए, जो ए था कंडक्टिंग इंक्वायरी, वो वाली लाइन हटा दी है। अब वो लाइन हटा दी है, सीधा ही बोल दिया कि मैं आपको शो कॉज नोटिस दूंगा अलोंग विद द इंफॉर्मेशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या इंक्वायरी कंडक्ट करनी मैंडेटरी है या नहीं? टू मी आंसर इज यस। और आप देखोगे सर दिल्ली हाई कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था इन रिलेशन टू 148 कि भैया अगर आपने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो गेम खत्म है। पर अब जब ये नया लॉ लग जाएगा, नया लॉ लग गया, उस केस में अगर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी, तो यहां पे सर अब एसएससी को अपना केस मेक आउट करना पड़ेगा कि सर क्या आप 148 है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। लेट अस एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर 15 लाख रुपए, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर आपने कुछ कैश विड्रॉ भी किया, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी सेल से जमा करा दिया हो, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में शादी हुई हो तो वहां पे कुछ कैश गिफ्ट आ गया हो, सगन आ जाते हैं तो वो पैसे जमा करा रहे हो, इन नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं। कोई ओल्ड कैश हो सकता है, आपको कैश इन हैंड चल रहा है तो उसको जमा करा दिया आपने। तो काइंडली अप्रिशिएट, मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अगर आपने सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो क्या शो कॉज नोटिस है? आंसर इज नो। सर ऐसे केस के लिए 131 133 करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने रिटर्न नहीं भरी, पॉसिबिलिटी है आपने रिटर्न नहीं भरी, तो ऐसे केस के अंदर 142(1) करना चाहिए, बिकॉज सर पहले था, आपको याद होगा 147 में एग्जीक्यूशन 2 जो बोलता था अगर आप रिटर्न नहीं भरोगे तो ये डीम्ड माना जाएगा इनकम एज एस्केप्ड डिस्मेंट। अब ऐसा डीम्ड फिक्शन तो है नहीं, तो ऐसे केस के अंदर अगर मैंने सर रिटर्न नहीं भरी तो 142(1) का नोटिस देंगे सर, आप 148 नहीं कर सकते। पर मेरा पर्सनल मानना है नाउ द ओनर्स हैज बीन शिफ्टेड टू एसएससी, उसको अपना केस मेक आउट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर आपको इस केस में इंक्वायरी करनी थी, और क्योंकि आपने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी, सॉरी सर ये केस मेरा ठीक नहीं है, 148 का प्रोसीजर ठीक नहीं है। नाउ फर्दर सर अब 1 में क्या कर दिया इन्होंने, बोला भैया आपको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? काइंडली अप्रिशिएट 398 ITR 198 साहब इन्वेस्टर, और साथ के साथ मेरा पर्सनल मानना है टी टकानों को जजमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो 18 फरवरी 2022 को आई थी। अब 18 फरवरी 2022 को टी टकानों ने क्या बोला था कि सर जब आपके केस में इंक्वायरी हो रही है तो ऐसे केस में आपको RUD देना है, रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। और रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि जो जो डॉक्यूमेंट रिलाय अपॉन करके सर मुझे लग रहा है कि मैं आपका केस खोल सकता हूं और जो आपके खिलाफ में यूज कर सकता हूं, वो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। मान लीजिए कोई सर्वे, क्योंकि अब सर्वे कवर हो गया, इसके अंदर सर्च तो कवर होगा नहीं, तो सर्वे के केस में पॉसिबिलिटी है कहीं पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी। और मेरे स्टेटमेंट से काम कुछ नहीं होगा सर, उसको कोर्बोरेट करने के लिए एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे साथ के साथ। अगर आपने कोई इंक्वायरी कंडक्ट करी है तो वो भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट टू से सर, पूरी इंफॉर्मेशन का पूरा जामा आपको मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद आप रिप्लाई फाइल करेंगे। और सर अब सजेशन 3 ये बोलता है कि मैं रिप्लाई को कंसिडर करूंगा और जो मटेरियल को उसको कंसिडर करते हुए फिर मैं एक ऑर्डर पास करूंगा 148A के 3 के अंदर कि भैया क्या वो ऑर्डर आपका फिट है या नहीं है, राइट। अब काइंडली अप्रिशिएट
अब ये जो आपका 148A3 का जो ऑर्डर है, ये आपको सर स्पेसिफिक अथॉरिटी की विद अप्रूवल से पास करना है। सर जब आप शो कॉज नोटिस दे रहे हैं वहां पे आप ये काम नहीं करते थे। अब होता क्या था सर, पुरानी रिजाइम में जो अभी तक चल रहा है, अभी 2-1 महीने और चलेगा, वहां रिजाइम में अभी तक हम दिल्ली हाईकोर्ट में ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि सर पहली बात तो आपने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी, दूसरी बात सर आपको याद होगा सर 148A के स्मॉल ए के अंदर सर इंक्वायरी कंडक्ट करते हुए आपको अप्रूवल भी चाहिए, और बी में पहले था अप्रूवल जो हटा दिया, ओमिट कर दिया, आपको याद होगा। तो हम ये बात बोल रहे हैं कि सर अगर इसने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी तो कहीं पे अप्रूवल लिया क्या कि भाई मैं इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर रहा। तो व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज नाउ बी के अंदर आपने सर ये ओमिट कर दिया, तो इसका मतलब इंक्वायरी कंडक्ट करनी है या नहीं करनी, विदाउट अप्रूवल नहीं हो सकता। अब वो गेम खत्म हो जाएगी सर, क्योंकि अप्रूवल आपको सिर्फ ऑर्डर पास करते हुए देना है, राइट नाउ। अब इसमें एक सेक्शन 148A में 4 और डाल दिए, जहां पे उन्होंने बोला है 135A के हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई तो वहां पे 148A का प्रोविजन नहीं लग पाएगा। सर ये क्लियर है। अब देखिए सर, लेटर इंटरप्रिटेशन का गेम देखिए सर, लेट अस कम टू 148। अच्छा बिफोर गोइंग टू, मैं आगे बढ़ूं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जहां पे आपने लेटर से 135A का आपको इंफॉर्मेशन आ गई, तो वहां पे और कुछ नहीं हुआ क्या? आंसर इज नो। मेरा पर्सनल मानना है जीके ड्राई शाफ्ट दोबारा किक इन होगा। जब 148 का नोटिस आएगा, आप रिटर्न भरेंगे, तो दोबारा सर वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज 444 ITR 1 क्या कहता है सर, ये जुरिडिक्शनल इशू है, और जुडिशियल इशू कोई भी नहीं हटा सकता, या तो 148A में पढ़े या आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नाउ अब देखिए सर 148 में इन्होंने गलती क्या करी। 148 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, बिल, क्योंकि बिल है अभी एक्ट नहीं है, पॉसिबिलिटी है वो गलती ठीक हो सकती है। उन्होंने क्या बोला है, नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज टू बी इशूड अलोंग विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 135A होगा तो 148A3 तो होना ही नहीं है। यहां पे इफ एनी डालना भूल गए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ एनी डालना भूल गए हैं ये, और इफ एनी नहीं डाला, अब बोलोगे सर इससे इंपैक्ट पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। आपको याद है सर गौर साहब, हमने 115 BBH में यही पॉइंट डिस्कस किया था। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे 115 BBH में जब नीचे वाला था वहां पे इफ एनी वर्ड नहीं लिखा था, और मैंने और आपने जब डिस्कस किया तो वी हैव पुट इन यूट्यूब, और हमने जब एक्ट में आए तो एक्ट में देखा इफ एनी आ गया था, आ गया था। तो सेम मैं चाहता हूं, गलती डिपार्टमेंट ठीक कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इफ एनी नहीं किया तो 135 वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा इनका बेचारों का। ठीक है जी। नाउ अब काइंडली नोट, अच्छा ये तो मैंने कर दिया। अब वो क्या कहता है कि भैया आपको सामने वाले को बोलेगा वो रिटर्न फाइल करनी है आपने, और सामने वाले को जब रिटर्न फाइल करनी है तो जब फाइल करेगा तो काइंडली अप्रिशिएट, वो आपको टाइम पीरियड उसने नहीं लिखा है, वो 3 महीने से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब आप ये नोट कर रहे हैं सर, जो पहला रिप्लाई फाइल करना था सर, वहां पे आपको याद है 7 डेज का बात होती, मिनिमम 7 डेज इक्वल टू 7 डेज, ये झगड़ा था, वो सब खत्म कर दिया। उन्होंने बोला जो टाइम आपको दिया जाएगा, यहां पे भी उन्होंने बोल दिया कि भैया मैक्सिमम 3 महीने, अदरवाइज जो नोटिस में लिखा हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन ही आएगा, लेट अस से जब मैं 148A की बात करता हूं या 148 की बात करता हूं, मान लीजिए मुझे रिटर्न बनाने में टाइम लग रहा है, या रिप्लाई फाइल करने में, जो 148A का जो 2 का रिप्लाई है मुझे फाइल करने में टाइम लग रहा है, तो क्या मैं एडजर्नमेंट मांग सकता हूं, एक्सटेंशन मांग सकता हूं? टू मी आंसर इज यस। इसकी 2-3 एनालॉजी हैं। क्यों? पहली बात सर, आप देखोगे सर 149 में सर जो पीरियड है 148A के लिए 3 साल है और 5 साल है, और नोटिस इशू करने के लिए 3 साल 3 महीने और 5 साल 3 महीने। तो इनका मानना है ये 3 महीने तो ये प्रोसेस चलेगा, तो सही महीने में टाइम तो देना पड़ेगा इनको, एक बात। दूसरी बात, जब सामने वाले को टाइम दिया जाता है कि जितना टाइम दूंगा, तो उसके पास एक इनहेरेंट पावर भी होती है टू एक्सटेंड द टाइम ऑल्सो। टाइम का मतलब ये नहीं है कि पता लगा मैंने कौर साहब को बोला सर 10 दिन में दे देना। पहली बात तो इट हैज टू बी रीजनेबल पीरियड, 4 दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, इट हैज टू बी रीजनेबल पीरियड। और रीजनेबल पीरियड के साथ साथ सर एक्सटेंडिंग द टाइम की भी जो पावर है उस व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट होती है, वो एक्सटेंड कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इसी वजह से 3 महीने दिए गए। ठीक है सर। तो अब वो क्या करेगा सर कि आपको ऐसे केस के अंदर 148 के अंदर वो आपको नोटिस देगा। अब एक बात और है सर, एक प्रोविजन उन्होंने साथ में डाल दिया कि अगर 135A के अंदर है, क्योंकि अच्छा नोटिस इशू करते हुए आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई, क्योंकि आपने 148(3) में आपने अप्रूवल ले लिया, पर अगर आपका नोटिस 135A की वजह से है तो आपको अप्रूवल की कॉपी देनी है, अप्रूवल लेना है, स्पेसिफिक अथॉरिटी से लेना है। नाउ
इन्होंने फर्दर बोल दिया कि जो 148 की रिटर्न है वो डीम की जाएगी 139 रिटर्न। तो इसका मतलब 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न नहीं बन पाएगी और साथ से 143(2) का नोटिस भी बनना पड़ेगा। पर मान लीजिए जो ड्यू टाइम दिया और ड्यू टाइम तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरी तो बोलता भैया मैं 139 रिटर्न नहीं मानूंगा। तो आपको याद है सर गौर साहब, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब ये बात प्रोविजन लास्ट ईयर आया था तो हमने ये डिस्कस किया था, हमारा पर्सनल मानना है 144 में असेसमेंट हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज 144 का जो मैंडेट है वो क्लियर ही नहीं है। वो ये बोलता है या तो 139 की रिटर्न ना भरी हो, 142 की रिटर्न ना भरी हो, या फिर आपने 142 का जवाब ना दिया हो। अब माय क्वेश्चन इज, मैंने रिटर्न भरी है पर 139 की रिटर्न तो है नहीं वो, राइट? 39 का है नहीं, 142 का आपने नोटिस दिया, उसका मैं जवाब प्रॉपर दे रहा हूं, तो 144 कर नहीं पाओगे। 143 तभी हो सकता है जब आपने मेरी 139 में रिटर्न भरी हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है 144 इटियोस हो जाएगा, तो इनको 144 को अमेंड करना पड़ेगा। जहां पे रिटर्न लिखा है अंडर 139 वहां पे इनको साथ के साथ 148 भी रिटर्न लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज सेक्शन में दिक्कत आएगी सर। नाउ सर आप एक बात और नोटिस करेंगे सर, वहां पे आप एक्सप्रेशन जो 1 थी जहां पे उन्होंने बोला था कि भैया वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी या फिर 1991 या फिर जो आईटीएटी या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये एक्सप्रेशन 1 में थी, अब इन्होंने सेक्शन 3 में डाल दी सर, 3 में डाल दी, पर उसमें एक डाल के साथ क्या सर्वे को डाल दिया, सर्च को नहीं डाल, सर्वे को डाल दिया जो 133 में है, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 में जो होता है सर, सेक्शन सबसेक्शन 2 में जो 2 में होता है शायद टीडीएस सर्वे है, वो टीडीएस सर्वे छोड़ के बाकी सब इसमें डाल दिया इन्होंने। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इसमें सर्च नहीं डाला है। और फर्दर सर जो एक्सप्रेशन 2 था, जो डीमी फिक्शन था उसको इन्होंने नहीं डाला है, उसके लिए ऑलरेडी वो चैप्टर बना दिया जो आपने सर्च वाला भी डिस्कस करना है सर। अब क्वेश्चन ये है सर, हम हाईकोर्ट में आर्ग्यू कर रहे थे कि क्या एक्सप्रेशन 2 सर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हम बहुत जगह हमने चैलेंज किया हुआ था सर, काइंडली अप्रिशिएट। अब इससे हमारे को वजन मिल गया कि भाई आपने एक्सप्रेशन 2 उड़ा दिया, आपको ही पता लग गया ये आर्टिकल 14 का हनन है। हम बोलते थे कि सर मेरली मेरे किसी के यहाँ सर्च होने से उसकी यहाँ इंफॉर्मेशन मिली नहीं मिली, मेरी डीमी फिक्शन कैसे हो गई? अनलेस एंड अनटिल देयर शुड बी इंफॉर्मेशन, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर्च होने से डीमी फिक्शन नहीं क्रिएट हो सकता। नाउ अब नोट करें सर 149 में मेजर क्या दिक्कत आई सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर। 149 के अंदर इन्होंने टाइम पीरियड दिया सर, अब मैंने बताया 3 साल और 5 साल 148 ए के लिए, 148 ए के लिए, और उसमें दिया 3 साल 3 महीने और 5 साल 3 महीने, 3 साल 3 महीने 5 साल 3 महीने। सर जहां पे 3 साल और 3 साल 3 महीने वहां पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ओनली कंडीशन वाज जो 148 में लिखी है, देयर हैज टू बी सम इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम हैज एस्केप्ड डिस्पेंड। नॉर्मली पुराने वाले की तरह कोई दिक्कत नहीं है, पर सर मेजर इन्होंने चेंज किया सर 149 1B के अंदर, जहां पे अब उन्होंने पहले बोला है, पहले मैं 1B पढ़ रहा हूं फिर 148 के अंदर बताऊंगा कि 148 में टाइम क्या किया है। 148 1B में मैंने लिख दिया कि भैया असेसिंग ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए, ही शुड हैव इन पोजीशन बुक्स अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस। ये पहले भी लिखा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, उसके पोजीशन में होनी चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। पर आगे दिक्कत है सर जहां पे वहां पे लिखा था रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, उसकी लिख दिया रिलेटेड टू। अब आप देखिए सर, रिलेटेड टू इज वेरी वाइड टर्म, और रिलेटेड टू वर्क के आगे लिखा है सर एनी एसेट्स, एनी एसेट लिखा, सॉरी एसेट्स भी लिखा, एनी एसेट और एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन और एंट्रीज। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिलेटेड टू एनी एसेट, एक्सपेंडिचर, ट्रांजेक्शन और एंट्रीज। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये प्लूरल और सिंगुलर की लड़ाई होगी नहीं होगी? सर आपको याद होगा पहले क्या लिखा हुआ था, एन एसेट, एन एक्सपेंडिचर, एन एंट्री और एंट्रीज। अब इन्होंने क्या कर दिया, एन एस, अब क्या लिख दिया एनी एसेट। तो क्वेश्चन उठता है क्या एनी को मैं नहीं पढ़ पाओगे? टू मी आंसर इज नो, बिकॉज ये सर लिबरली कंस्ट्रू नहीं कर पाओगे। सेक्शन 54 या 54F में जब एनी को मैं नहीं पढ़ा था हमने, हमारा टारगेट था उसको लिबरली कंस्ट्रू करना था क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। पर यहां पे तो आप मेरे पे लायबिलिटी फास्टन कर रहे हो। आप सही मैंने 148 के अंदर सर मेरी असेसमेंट जो फाइनलिटी लेके आ चुकी है उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरा पसंद मानना है आप एनी को मैनी नहीं पढ़ पाओगे। एक बात तो जहां पे एसेट लिखा है वहां पे एक एसेट की बात ही हो रही है, अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे एंट्रीज क्यों लिखा हुआ है, वहां पे भी एंट्री लिखते हैं आप। साथ के साथ सेम वे जहां पे एंट्रीज लिखा हुआ है वहां पे अगर एक ही एंट्री हुई
तो बोलूंगा भाई एंट्रीज दिखाओ, यहाँ पे तो एंट्री होनी चाहिए। मैं क्लियर हूं आप सर? तो ये झगड़ा पड़ेगा सर वहां पे। दूसरी बात सर, अब एसेट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। आपको याद है सर, पहले एसेट की डेफिनेशन दी हुई थी कि सर लोन्स एंड एडवांसेस है, हाँ आपका ठीक है। डिपॉजिट का बैंक अकाउंट है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सर अब एनी एसेट का मतलब इट कुड बी एनी एसेट, राइट सर? नाउ नहीं हाँ ठीक बात है, लेकिन एनी एसेट, लेकिन ये ओपन नहीं हो सकता, इसमें फिर लिटिगेशन बहुत बढ़ेगा। सर मैं कह रहा हूं, लेकिन सर एसेट की डेफिनेशन में कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, ये अपने आप में दिक्कत करेगा। आगे बोलता सर विच शो, सर पहले वर्ड लिखा होता विच रिवील, राइट, दैट द इनकम चार्ज टैक्स विच हैज एस्केप्ड स्पेंड अमाउंट टू 2 लाख रुपीज, 50 लाख से ऊपर की बात करता है सर अगेन। अब इसका मतलब अगेन, लेकिन वो एनालॉजी लेगी सर, वो जो इनकम है वो 50 लाख होनी चाहिए। मतलब लेट अस से अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए बेची है, आपका कैपिटल गेन उसमें सिर्फ 48 लाख है, हम्म। 48 लाख का कैपिटल गेन है, तो ऐसे केस में ये 50 लाख वाला नहीं लग पाएगा, राइट सर? दूसरी बात सर, इनकम सर नहीं वो है जो तो। आपकी 149 के अंदर प्रोविजो थे, प्रोविजो 1, उसके बाद प्रोविजो 4 और 5, कोई प्रोविजो नहीं है सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। जब कोई प्रोविजो नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल है, सीधा 3 साल और 3 साल 3 महीने, 5 साल और 5 साल 3 महीने, और ये कंडीशन। अब मेन झगड़ा किस बात पे है सर? जब आप 148A के नोटिस की बात कर रहे हो, जब 5 साल 3 महीने में आते हो, तो सर वहां पे सर ये जो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स अकाउंट, एविडेंसेस, और सर ये जो एसेट रिलेटेड टू एसेट एक्सपेंडिचर, ये कुछ नहीं बहुत कर रहा सर इस बारे में। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 148A तो आपको इशू कर दूं, क्योंकि 50 लाख की बात कर रहा है और तो कुछ बात कर ही नहीं रहा ये, और कंडीशन है ही नहीं, ये बुक्स अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मेरे अपोजिशन में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और रिलेटेड टू एसेट होनी नहीं होनी चाहिए, तो उससे पहले मैं 148 इशू कर दूं, उसके बाद ही कंडीशन देखो, टू मी आंसर इज नो। सर 148 का प्रोसीजर का पर्पस ये है कि आपके आपके खिलाफ क्या मैं वैलिड 148 इशू कर सकता हूं, यस या नो? यही है, इसी क्वेश्चन को एस्टेब्लिश करने के लिए 148 है। यस। अगर मैं अगर 148 की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो मेरा पर्सनल मानना है 148A में वो कंडीशन मुझे पढ़नी पड़ेगी। अगर कंडीशन नहीं पढ़ूंगा तो सॉरी सर, वो नोटिस मेरा इनवैलिड है। वो सारी एनालॉजी, सारा ओनर्स डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट भी प्रूव करेगा, रिलेटेड टू एसेट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, एंट्रीज होना चाहिए, या फिर आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया और कोई चीज उसके हाथ में पोजीशन में नहीं है, तो सॉरी सर, मेरा पसंद मानना 148 भी क्वैश होगा, राइट सर? नो, अब इन्होंने 151 में सर बहुत और भी ज्यादा मौकरी कर दी। आपको याद है सर, जब नया रिजाइम आया था तो उन्होंने क्या बोला था कि हम सर बहुत सेंसिटिव है, हमें लग रहा है कि आप असेसमेंट ऐसे खोलनी चाहिए जब बहुत जरूरी हो, हम्म। इसलिए हम हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसको? सीसीआईटी को, पीसीआईटी को सर, पीसीसीआईटी को, सीसीआईटी को, राइट? अब क्या हुआ सर? सर आप किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं सर? ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। अब सेक्शन 151 में प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ये है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि दे डजंट हैव मतलब, पर मेरा क्वेश्चन ये है, जो एक्सपीरियंस सीआईटी या सीसीआईटी के पास होगा वो क्या इनके पास होता? टू मी आंसर इज नो। लेकिन सवाल इस चीज का पता है क्या, वो भी लिखते थे यस वी हैव हाँ सीन दैट इज अप्रूव्ड, इनको भी समझ यही सकते, लिखना है। एकदम ठीक है, ठीक है। नाउ 152 मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि वहां पे रिपील एंड सेविंग क्लॉज डाला है, जहां पे उन्होंने बोला है अगर आपकी सर्च 1 सितंबर से पहले होगी, 1 सितंबर से पहले होगी, तो ऐसे केस के अंदर सर 148 का जो पुराना रिजाइम है उस पर लगेगा। हम्म। अगर मान लीजिए आपकी 148 का नोटिस 1 सितंबर से पहले आ चुका है, या फिर 148D का ऑर्डर पास पहले ही हो चुका है 1 सितंबर से पहले, तो ऐसे केस के अंदर सर आपकी पुरानी रिजाइम में होगी, तो रिपील एंड सेविंग क्लॉज डाल दिया है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब 153 में 2 पॉइंट, फिर मैं 2-3 पॉइंट है, वो ज्यादा पॉइंट नहीं है। इन्होंने हम्म। टाइम पीरियड बढ़ाया, जैसे मैंने बताया था सीआईटी में जो सेट असाइड किया था, सेट असाइड किया था, तो ऑफिस बात है जब सेट असाइड होगा तो उसको टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो 153(3) के अंदर जहां पे 263 264 की सेट असाइड के बाद सर जो रिवीजन की जो पावर के बाद जो एओ के पावर होती थी, तो सेम उसी में डाल दिया कि 153 की कंडीशन भी आपको असेसमेंट उस पीरियड में खत्म करनी है। 153 में एक अमेंडमेंट करी है, जब आपको याद होगा सर, अभी सर ने भी बताया आपको, वेद जी ने भी, कि भैया अब 119(2)B में आपके यहाँ पावर है कि भैया आप कंटिन्यूएशन डिले डाल सकते हो, राइट? और ऐसे आप 119(2)B में सर वैसे भी एप्लीकेशन में मतलब मैं गौड़ साहब भी बहुत डालते हैं, कई बार जेन्युइन रीजन होते हैं कि भैया आप कंडीशन डालते हो कि आपका पर्पस क्या है
कि आपसे गलती हो गई और हम्म। आपकी जेन्युइन मिस्टेक है, बिफोर डिपार्टमेंट आपको कॉर्नर में लेके जाए आप खुद ही बोलते हो मुझसे गलती हो गई, मैं 119(2)B में रिटर्न भरना चाहता हूँ, अब मेरे को टाइम दे दीजिए प्लीज, मेरी जेन्युइन मिस्टेक पता लगी है बाद में। तो ऐसे केस के अंदर जब 119(2)B में उन्होंने टाइम पीरियड अलाउ कर दिया है, तो क्वेश्चन उठता है अब उसकी असेसमेंट कब होगी। तो 153 में उसका भी प्रोविजन कर दिया है कि उसकी असेसमेंट आप कितनी देर में खत्म करनी है। और सब सर्च सर्च पे विद इन सर्च 1 ईयर, विद इन 1 सर्च पे डिस्कस कर ले सर। सर्च पे। चलिए साहब, अब 132 ए की बात करते हैं। जो अभी तक, अभी पहला आपका स्टेटमेंट था ना कि 2021 से और 2024 के बीच में क्या होगा, यहां भी वही स्थिति है। ब्लॉक असेसमेंट 2003 से लेकर 2021 तक चला रहा, सब कुछ सेटल्ड था, लैंग्वेज भी चेंज नहीं। अगर आप देखें सेक्शन 132 रिमेन्स द सेम, मींस सर्च हैज बीन कंडक्टेड और द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टेड, इसके अलावा कोई बात नहीं की। तो ये क्या है कि इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, सेम सेम प्रोसीजर में आ रहे हैं। और 153A में आपका जो प्रोसीजर था बाई एंड लार्ज प्रोसीजर जैसा सेम, अब 6 इयर्स का ब्लॉक असेसमेंट। अब 3 चीजें होंगी, ब्लॉक असेसमेंट 6 इयर्स का होगा प्रायर टू द ईयर ऑफ असेसमेंट, उसके 6 इयर्स का होगा। और जो आपके असेसमेंट चल रहे होंगे दे विल अबेट। इश्यू सिर्फ यही है कि कंप्लीटेड असेसमेंट, जिसका झगड़ा हुआ था, तो कंप्लीटेड असेसमेंट शुड नॉट बी ओपन। यहाँ पे ये पॉइंट है हम लोग के डिस्कशन कि जो 6 ईयर है ब्लॉक असेसमेंट में, अब झगड़ा आएगा। उन्होंने कहा कि ये जो 6 इयर्स का है वो एक, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द असेसमेंट विल अबेट। और एक जो दूसरा है जो हम लोग जो थर्ड पार्टी का था, जो सेक्शन 158, ये जो था कि अगर आपके यहाँ पेपर्स मिले और आपकी असेसमेंट हो रही तो आपकी असेसमेंट होगी। तो ये चीज, ये सारे के सारी प्रोसीजर जो हमारा था, दिस इज सिमिलर प्रोसीजर एज इट वाज एग्जिस्टेंट बिटवीन 2003 और एक अमेंडमेंट 2013 में भी आया। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम। और जो उन्होंने टैक्स रेट लगाया है, टैक्स रेट में एक इशू है। उन्होंने कहा दैट विल बी टैक्स एट ए रेट ऑफ स्टेट रेट ऑफ 30%, जो पहले नहीं पता। और जो इस पे पेनाल्टी लगनी है, वो पेनाल्टी लगेगी 50% ऑफ द टैक्स, मीन्स 30%। लेकिन उसमें प्रोवाइजो है दैट इफ यू मेक while filing of your block return, if you pay the tax, then the penalty will not be there. बट ये बड़ा सीरियस मैटर है कि कोई उस टाइम कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो रेट होगा जाके, ये करीब 92-93% तो ऐसे ही बनता, प्लस प्लस सरचार्ज ऑफ कोर्स। तो घुमा फिरा के जो रेट आएगा वो यही आएगा। अब ये जो 148 का तो आपने बता ही दिया कि जो 148 में चल रहे थे उनकी रिपील सेविंग ऑलरेडी, तो उस पर नहीं जाते हैं। इन्होंने एक शब्द लिखा है, जरा इसको सेंटेंस लिखा है, इसको पढ़ने की जरूरत है। द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम और अर्ली फॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्च असेसमेंट, कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग सर्च असेसमेंट एंड रिड्यूसिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या चीज थी कि ये जो 148 में करते थे इंडिपेंडेंट असेसमेंट थी, जब मर्जी होता था, टाइम बारिंग होने लगा तो इन्होंने कहा इसको दे देते हैं, और उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं था। ये इनके पास इंफॉर्मेशन जब आई तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इसको अब फिर ब्लॉक असेसमेंट में वापस जाते हैं, तो कम से कम पेनल्टी रहेगी। और इस पेनल्टी का 1 साल के अंदर हम असेसमेंट करेंगे, उसमें वो रिमिशन पीरियड होगा जिसमें कि वो टीम, जो सर्च टीम थी, उसने एओ को जो पीरियड दिया है अप टू 6 मंथ्स का रिमिशन होगा उसमें।
तो मेनली अभी तक यही ये जो मेजर चीज है उसमें, ये ओरिजिनल ब्लॉक असेसमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो 150 मतलब इसमें ना देखो दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं, दो आपकी बात सही है। अभी तो क्या है, अभी ये सेक्शन क्योंकि 95 में आया था, 2003 में खत्म हो गया था राइट, ब्लॉक असेसमेंट राइट। तो ऑफिस बात है, बहुत सारी चीजें मुझे ध्यान है, आज सुबह आप मुझे बता भी रहे थे कि इन्होंने क्या किया कि 2003 के अंदर जो जो ब्लॉक असेसमेंट में केसेस हारे, ये जो केस ये हारे, तो उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट करनी थी अमेंडमेंट भी कर दी। जैसे आप जैसे अनडिस्क्लोज इनकम की बात करें, वहां पे अब इन्होंने बोल दिया कि भैया कुछ लेटर से कुछ तो मेरे को इंक्रीमेंट मिले सर्च के अंदर, और जब मैं असेसमेंट करूंगा, अब जो चीजें मिल गई नहीं वो भी इसने बोला भैया जो मुझे हाँ, ये एट द पॉइंट टाइम ऑफ इसमें, असेसमेंट वो भी माना जाएगा इसके अंदर, वो भी डाल दिया इसके अंदर। यस इट यस, शुड नॉट बी कन्फाइंड टू इंक्रीमेंट मटेरियल, तो ये भी डाल दिया। पर मैं 115 बीडी पे आपको लेके जा रहा हूं, जो मेजर इशू है जो मुझे समझ में आया, वो क्या बोल रहा है सर, where the assessing officer is satisfied that any undisclosed income belongs to or pertain to। अब क्वेश्चन उठता है सर, अनडिस्क्लोज इनकम कैसे हो जाएगी सर? सर इंक्रीमेंट मटेरियल तो हो सकते हैं, या तो आप इसका मतलब ये है डिपार्टमेंट पे अगर ये अनडिस्क्लोज इनकम ऐसा वर्ड रह गया, तो मैं तो ये बोलूंगा भैया पहले तो ये प्रूव करके अनडिस्क्लोज इनकम है, डॉक्यूमेंट से मैं मतलब नहीं है मेरा सर, काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा। व्हाट आई वांट टू से, सर अगर ये लिखते हैं इंक्रीमेंट मटेरियल, तो यस ऑफिस बात है, मैं क्या इंक्रीमेंट मटेरियल में एडिशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी? अगर ये कह रहे हैं अनडिस्क्लोज इनकम है, इसका मतलब फैक्टर तो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, अब यहाँ माइंड पे जरा, डिटरमाइंड माइंड तो हो ही गया इनका ऑलरेडी से ही। यहाँ शुरू करते हैं वहां से कि सर्च कंप्लीट हुई, हाँ जी, सर्च कंप्लीट हुई, इसके बाद उन्होंने वो असेसमेंट से पहले इन्होंने वो किया, जो अपना अप्रेजल कर लिया सर, सब कुछ कर अप्रेजल दिया कर था। दिया। हाँ जी, अप्रेजल कर दिया, अप्रेजल के टाइम क्या हुआ, अप्रेजल के टाइम इन्होंने डिफाइन किया है अप्रेजल के टाइम में कि ये जो मटेरियल है, एक तो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल हो गया कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आ गए और वो मटेरियल आपके कहीं भी इसमें नहीं कनेक्टेड। अब इसके बाद ये चले गए, बहुत दूर चले गए, इन्होंने क्या किया कि डेटा माइनिंग, ओके। आपकी एंट्रीज हैं, समझ रहे हैं? जो 68 69 के मटेरियल है वो भी यहां कवर कर रहे हैं। रीजन कि 148 से बाहर किया है, तो क्या क्या वो आइटम छोड़ देंगे? इस वजह से। अच्छा गौर साहब, इसमें एक बात और बताइए फिर, तो एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, दस थिंग आपसे बात करते करते। देखिए 113 के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए, 113 के अंदर इन्होंने बोल दिया कि रेट लगेगा 60%। ठीक है जी, ठीक है, हाँ, राइट। 113 अब का माय मतलब। क्वेश्चन इज, लेट अस से मेरी कोई 69 ए वाली या 68 वाली कोई इनकम है, अब उस पर टैक्स रेट क्या बनेगा? 115 बीबीई लगेगा या फिर ये 113 लगेगा? नहीं, ब्लॉक देखो ऐसा है ना कि वो उन्होंने तो वहां से सिर्फ उतना ही लिया है ना, अनडिस्क्लोज्ड, तो लगेगा तो 113। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर 113 लगेगा फिर तो ये इम्यूनिटी हो गई। मैंने अगर एंट्री ठीक ठाक ली हुई 60% में, मेरे को फिर वो सर्च सीजर सब कुछ हो रहा था, वो मतलब पेनल्टी 137 पड़ रहा था हिसाब से। और वो ये कह रहा है कि अगर आप टैक्स रिटर्न के साथ भर दोगे तो 60% में आपका काम छूट जाएगा, पिन छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। इंटरेस्ट मना कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे ये लोग हाँ जी। अभी तक तो। हाँ जी, तो अभी तक इम्यूनिटी तो हो जाएगी लैंग्वेज सर यही है। 60% में तो। 60% दे दो तो हमारा, हमने मान लिया कि हमारा इंटरेस्ट है। समझ गया, हम फिर तो बढ़िया हो गया फिर तो। मतलब जो 115 बीबी से छुटकारा हो जाएगा फिर तो, हैं? 115 बीबी से तो फिर क्या, छुटकारा हो जाएगा। कि फिर क्या करें कि भैया वो एक सर्च कर लो। अच्छा एनी सर, ऐसे ना इश्यूज बहुत सारे हैं, लाइजन ऑफिस है, बहुत सारे हाँ, इश्यूज हैं, लाइसेंस ऑफिस अभी का ये भी है। प्रोविजन बहुत सारे हैं। तो सर हम एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अदरवाइज एक बार ना दोबारा जब हम दोबारा कर लेंगे, और एक बार जब हमारा ये 31 अगस्त खत्म होता है, 31 जुलाई खत्म होता है, तो विल हैव अ सेमिनार आल्सो ऑन दिस टॉपिक। हाँ, फिर वो तो डिटेल व्हाट्सएप किसी का मतलब कोई क्वेश्चन टॉपिक है वो वाइज कर लेते हम हैं, लोग वो उसमें बताइएगा। कुछ चीजें सेटल करेंगे, कुछ चीजें रेजिडुअरी रखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, चार एकदम पांच बिल्कुल। चीजें तो बस। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो सर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज क्वेश्चन पूछ लें। आई बिलीव सर एक 43 बीएच पे है सर, 43 बीएच पे कोई कुछ नहीं हो रहा सर, आप चिंता ना करें। मैंने शुरू से बोला था, और मैंने आपको 3 सॉल्यूशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, उस 3 सॉल्यूशन को पढ़ें। और मैं फिर आपको बताता हूं सर, 43 बी जो सेक्शन है, वो सर आपके 44 एडी को भी ओवररूल करता है। तो प्लीज उन 3 सॉल्यूशन को पढ़े, वो 10-10 मिनट की यूट्यूब है, वो मैंने आपको भेजी हुई है, उसे पढ़ें।
दूसरा क्वेश्चन, सर इन द केस ऑफ सैलरी, सर वो कह रहा है, सर क्वेश्चन आपको है गौर साहब, सर इन दिस केस द सैलरी ऑफ पार्टनर शुड बी डिटरमाइंड इन डीड इटसेल्फ ऑन अ मंथली बेसिस इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B, दैट दिस प्रॉब्लम कुड बी अवर्टेड। क्या क्या सर ये कह रहे हैं कि अगर मैं मंथली डाल दूं, डीड में लिख दूं, पर हम्म, क्वेश्चन कहां पे आएगा समीर भाई, प्रॉब्लम कहां पे आएगी? सर आपकी सैलरी डिटरमाइंड है ऑन योर बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट आपका डिटरमाइन होगा 31 मार्च को, तो कैसे पता लगेगा आप कितने पैसे दे रहे हो? फिर तो ये होगा, अगर आपने 50,000 रुपए या लाख रुपए अगर डालना है डाल दो, तो जितना अलाउ होगा वो 28.5 में तो उतना ही टैक्सेबल होगा आपके हाथ में, टीड ज्यादा कट जाएगा, देखी जाएगी सर। पैसे वापस ले लेना, बस ये सी बात है। है जी। सेफ गार्ड के लिए तो फिर आप अपना हाँ वो तो सर, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो आप अगर आपको जल्दी काटना है, ज्यादा काटने में दिक्कत है ही नहीं, हमारा झगड़ा तो इस बात करो था कि भैया काटेंगे तो कैसे होगा। इसका मैंने और गौर साहब ने आपको सोल्यूशन बताया है कि सर आपको अगर लगता है टैक्स जमा करा दे, बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता तो अगर आप बाद में भी टैक्स खुद जमा करा देंगे तो 201 में एसएससी डीम्ड डिफॉल्ट नहीं बनेगी, आपको उस डिफॉल्ट महीने का बस जो 31 माह से लेकर अब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टीडीएस का। एक बात सर, असली डीम्ड डिफॉल्ट नहीं होंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40A में डिसअलाउंस भी नहीं होगा आपका। सर आई बिलीव ज्यादा क्वेश्चन है नहीं सर अब, ठीक है जी। ठीक है। सो ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट गौर साहब, थैंक्स अ लॉट वेजी इन एस्टेशिया, आई बिलीव ही लेफ्ट, और थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन सच अ लार्ज नंबर। नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, कि मुझे लग रहा था कि ज्यादा लोग होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कल भी काफी बहुत सेमिनार हो चुके हैं और आज भी सब हर बंदा रिटर्न में भरने में बिजी है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सर।